हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, वो है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर साइंटिस्ट एट एम्स न्यू दिल्ली आ चुका है। रेसा बहुत पहले ऐसे एडवर्टाइजमेंट आया था। एम्स न्यू दिल्ली में ये वैकेंसी रहने वाला है। 15/6/2026 को एप्लीकेशन निकल गया है और लास्ट डेट 14/7/2026 है। तो करीब करीब एक मंथ का विंडो दिया गया है एप्लीकेशन करने के लिए। सेंटर आप देख लीजिए, दिल्ली रहेगा, एनसीआर रहेगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल है। एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट अभी रिवील नहीं किया गया। तो जो फीस है वो जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रुपीज रहने वाला है। वेर एज जो SC ST कैंडिडेट एंड EWS के लिए 2400 रुपीज रहता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी लिए एग्जामेशन है। तो जो अब हम देखते हैं इसमें जो एज रिलैक्सेशन है और कितना एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान से देखना, ये जो एज है अच्छा, तो अप्लाई करने से पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास से आपको लेना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है। और देन देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना वैकेंसी निकला हुआ है। ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट से ही एक एक वैकेंसी निकला हुआ है। तो उसके पहले जाने से पहले हम देखते हैं पैटर्न और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। जैसे कि आपको पता होगा, जो ICMR का जो साइंटिस्ट भी हाल ही में एम्स दिल्ली ने कंडक्ट कराया था। ठीक है। तो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है साइंटिस्ट कैडर के लिए एम्स दिल्ली का, वो ऐसा रहने वाला है। स्टेज 1 में रिटन होगा, CBT टेस्ट होगा। स्टेज 2 में स्क्रीनिंग और एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए। स्टेज 3 में डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा। और प्रिपरेशन ऑफ मेरिट एंड रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, याद रखना ये चीज बहुत ही एग्जॉस्टिव होने वाला है इस बार का साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट। साइंटिस्ट 1 और साइंटिस्ट 2 बोथ रिक्रूटमेंट इससे किया जाएगा। ठीक है। और देयर विल बी 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि 4 नंबर का एक होगा, 1 मार्क्स का जो सॉरी 4 ऑप्शंस होंगे इन ईच क्वेश्चन। और करेक्ट में 1 मार्क्स एंड डिडक्शन 1/3, जो कि अभी पैटर्न चल ही रहा है सारे एग्जाम्स में। देन 100 इसमें से 200 का ब्रेकअप, आप पहले आप लोग पूछते रहते हैं क्या ब्रेकअप है। 100 क्वेश्चन आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च टूल, जनरल इंग्लिश एप्टीट्यूड और अवेयरनेस में। 100 क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स। इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो 50% ये कट ऑफ रहेगा, 45% कट ऑफ, 50% कट ऑफ रहेगा UR EWS कैटेगरी, और 45% रहेगा OBC SC ST और PWD कैटेगरी के लिए। अच्छा, ये रखना, ये चीज मिनिमम कट ऑफ है। ठीक है, हायर साइड ही जाएगा कट ऑफ, कम से कम 80 to 85 मार्क्स जो लाएंगे उन्हीं का ही कट ऑफ बनेगा। तो अब स्टेज 2 में क्या है, स्क्रीनिंग फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो इसमें इसमें जो स्टेज 2 में जो स्क्रीनिंग एलिजिबिलिटी देखा जाएगा, जो कि 5 टाइम्स कॉल किया जाएगा, जो कि स्टेज 1 में से जो सिलेक्टेड है। ठीक है। जो मेरिट लिस्ट बनेगा, तो जो ऑल क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है स्टेज 2 में स्क्रीन किया जाता है एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक तरीके से मान लीजिए। ओनली कैंडिडेट्स फाउंड प्रोविजनली एलिजिबल फॉर स्टेज 2, उन्हीं के लिए स्टेज 3 किया जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट, याद रखना DWT। तो descriptive written test is intended to assess candidate practical application of subject knowledge, professional judgment, decision making ability, demonstrate professional and field level understanding, exercise analytical problem solving skill, take reasoned decision in realistic scenario, exhibit awareness of administrative, ethical, and procedural aspects, depth of understanding the relevant to the post in accordance with the prescribed education qualification and experience। तो जो ये जो मोड है, ये डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट है, जो कि पेन एंड पेपर का होगा ऑफलाइन मोड में। तो 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट्स का, 50 मार्क्स का होगा। ठीक है। जो सिलेबस रहेगा वो जो स्ट्रिक्टली स्कोप ऑफ एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के थ्रू ही होगा।
जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो रहेगा आपका इंग्लिश, ठीक है। और उसके बाद प्रिपरेशन जो मेरिट लिस्ट बनेगा आफ्टर स्टेज 1 2 3 सारा मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन टाई है ग्रुप ए नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए, याद रखना। जो फर्स्ट बाय यूजिंग मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट स्टेज 1 के विल बी प्लेस्ड हायर, इफ नॉट रिजॉल्व द डेट ऑफ बर्थ जिसका ओल्डर है उसको पहले किया जाएगा कंसिडर। तो अब हम देखते हैं जो कौन से डिपार्टमेंट में कितने वैकेंसी है। तो जो आईआरसीएच के स्टैटिस्टिकल डिवीजन है उसमें, एम्स न्यू दिल्ली में, उसमें 35 साल मिनिमम होना चाहिए यूआर कैटेगरी में। और रिजर्वेशन अदर एज रिलेक्शन का क्राइटेरिया आप देख लेना। पे लेवल बहुत अच्छा खासा है, लेवल 11 की सैलरी मिलने वाला है, पीएचडी स्टैटिस्टिक्स बायोस्टैटिक्स होना चाहिए। प्रेफरेंस एक्सपीरियंस इन प्लानिंग मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस इन मेडिकल और पब्लिक हेल्थ ये इंपॉर्टेंट है। देन मेडिकल ऑन्कोलॉजी में निकला हुआ है नॉट मोर देन सेम एज है, लेवल 11 है, पीएचडी होना चाहिए। जेनेटिक्स और कंप्यूटेशन में प्रेफरेंस एक्सपीरियंस इन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एंड मल्टीओमिक्स, ये याद रखना। देन मेडिकल फिजिक्स में भी निकला हुआ है एमएससी फिजिक्स और डिप्लोमा रेडियोलॉजी और पीएचडी इन मेडिकल फिजिक्स होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन, इससे सम एक्सपीरियंस लाइन है तो उनको थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा। अब एंडोक्राइनोलॉजी में जो है पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्राइनोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेसिस, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो प्रेफरेंस 1 ईयर पोस्ट पीएचडी रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन 60 ओमिक्स ओमिक्स, ओके, एंड एसोसिएटेड डेटा एनालिसिस। और एक फर्स्ट ऑथर आपका और जॉइंट फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन होना चाहिए, याद रखना ये चीज। देन आ जाता है इमरजेंसी मेडिसिन में भी साइंटिस्ट 2 का वैकेंसी है। तो इसमें भी पीएचडी इन बायोलॉजिकल लाइफ साइंसेस बायोटेक्नोलॉजी फिजियोलॉजी पूछा है। 1 ईयर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड एंड वन और मोर फर्स्ट ऑथर जॉइंट ऑथर पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यू जर्नल। इमरजेंसी मेडिसिन कम्युनिटी मेडिसिन में भी आ रखा है पोस्ट, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन से जिन्होंने अपना पीएचडी किया है। तो अब देखते हैं इमरजेंसी मेडिसिन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में भी है। तो इसमें भी पीएचडी बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशन बायोलॉजी मांगा है। 1 ईयर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस और आपका कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए एआईएमएल और एक से ज्यादा पब्लिकेशन होना चाहिए जॉइंट ऑथर पब्लिकेशन पीयर रिव्यू जर्नल में। तो जो इमरजेंसी मेडिसिन इम्यूनोलॉजी इन बेसिक साइंस में भी पब्लिक वैकेंसी आ रखा है, एक पोस्ट है। लेवल 11 सारे लेवल 11 सैलरी है। जो साइंटिस्ट सेकेंडरी कैडर है। पीएचडी इन बायोलॉजिकल साइंस लाइफ साइंसेस बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन में मांगा गया है। 1 ईयर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है। देन इमरजेंसी मेडिसिन ट्रांसलेशन मेडिसिन इन बेसिक साइंस ये भी मांगा गया है। देन देन एक है आपका फॉरेंसिक मेडिसिन में मांगा गया है पीएचडी इन फॉरेंसिक साइंस, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोस्त टू सम एक्सपीरियंस इन डीएनए रिलेटेड वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेंसिक साइंस में भी आपका मांगा गया है जो कि आप एटलीस्ट जो फॉरेंसिक से जिन्होंने पीएचडी किया है वो यहाँ पर एलिजिबल है। एनसीआई झज्जर में भी साइंटिस्ट 2 का वैकेंसी है। तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से स्टूडेंट से जो इन्होंने पीएचडी किया है और 2 ईयर आपका लेबोरेटरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रीवियस ईयर आपको बायोबैंक होना चाहिए। नॉलेज ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एडवांस कंप्यूटेशनल स्किल्स एबिलिटी टू ऑपरेट कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ऑटोमेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो कि एनसीए बायो बैंकिंग में भी आप अपने साइंटिस्ट 2 के लेवल कैडर में आ सकते हैं। एनसीए जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी पोस्ट निकला है। पीएचडी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजी 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट पीएचडी इन द फील्ड प्रूवन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन आपका हो गया है एनसीआई झज्जर। एनसीआई झज्जर सेल कल्चर फैसिलिटी में भी पोस्ट आया है। पीएचडी इन एरिया ऑफ बायोलॉजिकल एंड लाइफ साइंसेस, preference 1 year post PhD in field proven hands-on work in BSL 3 or BSL 4।
So laboratory for 2 years related to job profile, including period of PhD, supported by publications वगैरह, first author, joint वही चीज मांगा गया same to same. And then NCI Jhajjar clinical trial, PhD in clinical trial और clinical research equivalent एलिजिबल है. NCI Jhajjar, अच्छा इस सब में एक है, सब में PhD कंपलसरी है साइंटिस्ट टू कैडर का. पीएस NCI Jhajjar में आपका आया है तो इसमें भी नॉट मोर देन 45 ईयर होना चाहिए. लेवल 11 PhD in area of biological life sciences, 1 year experience post PhD in the field, proven hands on experience होना चाहिए related to job profile, generation of high throughput genomics and transcriptomic data, including Sanger or sequencing NGS microarray transcriptomic for 2 years, including period of PhD, supported by publication and work experience documentation. एक और एक से ज्यादा पब्लिकेशन होना चाहिए. अब एनएमआर में भी आया है. एनएमआर आप देख लेना. एनएमआर का भी आपका PhD इन फिजिक्स, केमिकल, बायोलॉजिकल, लाइफ साइंसेस यूजिंग एनएमआर लोग एलिजिबल है. पेडियाट्रिक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये पर्टिकुलर निकला है. PhD इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, जेनोमिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से किया है, वो लोग एलिजिबल है. पीडियाट्रिक एंड साइकोलॉजी, PhD इन साइकोलॉजी, ऐसा लगता है जो डायरेक्ट सारे जो भी सीट्स है मोस्टली PhD को ही एलिजिबल है. 3 year ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन चाइल्ड साइकोलॉजी में. देन रिमाटोलॉजी में भी निकला हुआ है PhD इन लाइफ साइंस होना चाहिए. प्रेफरेंस जो DM है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, वन फर्स्ट ऑथर होना चाहिए, उनको दिया जाएगा. यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लेना इसको. देन देन है आपका ट्रांसप्लांट एंड इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोजेनेटिक्स. तो इसमें आपका एम्स दिल्ली में ये भी पोस्ट है. तो इसमें ये PhD इन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस वालों को बुलाया गया है. और देन CRU. अब जो CRU है क्लिनिकल रिसर्च यूनिट है, जैसे कि आपको मालूम है. बायोस्टैटिक्स का भी एक पोस्ट है. CRU इन क्लिनिकल ट्रायल्स का एक पोस्ट है. देन CRU इन एपिडेमियोलॉजी का भी एक पोस्ट है. देन आप देन CRU हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स एंड एनालिटिक्स में भी आपका पोस्ट है. देन साइंटिस्ट वन. अब साइंटिस्ट वन की जितने भी कैडर है वो आपके लेवल 10 में आता है. तो लेवल 10 में भी आपका मतलब जो जो भी PhD में परस्यूइंग है और जो PhD कर चुके हैं वो आर एलिजिबल. तो इसमें भी बायोस्टैटिक्स में डिपार्टमेंट में आया है. बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डिपार्टमेंट में आया है. बायोटेक्नोलॉजी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बायोस्टैटिक्स में आया है. देन बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में आया है. देन आपका प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में सीट आ रखा है. देन गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी और HNU में सीट आ रखा है. NCI झज्जर बायोबैंकिंग में आ रखा है सीट. NCI झज्जर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, NCI झज्जर सेल कल्चर फैसिलिटी, NCI झज्जर न्यूक्लियर मेडिसिन में आ रखा है. देन NCI झज्जर मेडिकल ऑन्कोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सीट आ रखा है. और जो एज है सबके ही 45 है फॉर जनरल कैटेगरी एंड अदर एज रिलैक्सेशन फॉर अदर कैटेगरी. ठीक है, थोड़ा देख लेना कैटेगरी. और अपना सारा प्रोस्पेक्टस है वो ध्यान से पढ़ लेना. NCI झज्जर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में भी आया है पोस्ट. और सब में आप MSc इन फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, इम्यूनोलॉजी और स्टेम सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन में भी आप एलिजिबल हो अगर आपने इन लोगों से फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है. प्रेफरेंस आपको उनको दिया जाएगा जिसमें थोड़ा सा रिसर्च एक्सपीरियंस है. ऑन्कोलॉजी में फोकस है ट्रांसलेशन एप्लीकेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्लिनिकल सैंपल, ब्लड, बोन मैरो, ट्यूमर tissue, PBNC, stem cells and CAR T cells, competence in molecular biology, experimenting, pens, HLA subtyping via Sanger sequencing, NGS, PCR, qPCR and cloning. Experience with publication proof in a flow cytometry based on immunophenotyping, immune cell culture, and other functional assay related to transplant oncology relevant to hematological and solid malignancies. Proficiency in conventional conventional and molecular cytogenetics, including karyotyping, FISH, and chromosomal aberration analysis. Preference will be given to those with possessing PhD in relevant with publication proof. Yeah, that means. Then NCI Jhajjar.
एनसीआई झज्जर मेडिकल फिजिक्स में भी आपका साइंटिस्ट वन का है। पर यहाँ पर आपको एमएससी इन फर्स्ट क्लास मेडिकल फिजिक्स और इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट क्लास फिजिक्स और डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स और इक्विवेलेंट। ऑप्स एंड गायनी में भी पोस्ट आ रखा है, एमएससी फर्स्ट क्लास जूलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी और एम्ब्रियोलॉजी। तो यहाँ पर भी बच्चे देख सकते हैं, प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो कि पीएचडी ऑप्ट करते हैं। ये हर जगह लाइन लिखा हुआ है। जो लेवल 10 में भी फाइट होगा जिसमें पीएचडी लोग ही मोस्टली जो एलिजिबल है उनको कंसिडर ज्यादा किया जाएगा। तो फार्माकोलॉजी में सीट निकला हुआ है, रेडियो डायग्नोसिस में सीट निकला हुआ है, ट्रांसप्लांट एंड इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोजेनेटिक्स में सीट निकला हुआ है। देन हम देखते अब यहाँ पर जो है ट्रांसप्लांट इम्यूनो जेनेटिक्स में एमएससी फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, लाइफ साइंस, अप्लाइड वैल्यू, सारा चीज लिखा हुआ है। 6 मंथ एक्सपीरियंस होना चाहिए जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, इम्यूनोजेनेटिक्स, वन पब्लिकेशन एटलीस्ट होना चाहिए इंडेक्स जर्नल में। प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली हर जगह में पीएचडी को ही दिया जाएगा। देन यहाँ पर अच्छा, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात किया वो था एलिजिबिलिटी का। तो यहाँ वहाँ पर सीट नहीं है, एक एक सीट नहीं है, ऐसा थोड़ा सा मिस्टेकली मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पर जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है इससे आपको पता लगेगा जो कितना कितना सीट निकला हुआ है। तो यहाँ पर एक सीट है टोटल, जैसे यहाँ पर जिसमें फिजिक्स में 2 सीट है, ऐसे करके सारे डिपार्टमेंट में एक एक सीट। जैसे ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोजेनेटिक्स में आपके टोटल 3 सीट निकला है। तो ये देख लेना थोड़ा सा कितने टोटल सीट से अब टोटल सीआरयू में ही टोटल यहाँ पर 6 सीट निकला हुआ है, एपिडेमियोलॉजी में, इंफॉर्मेटिक्स एनालिटिक्स में, क्लिनिकल ट्रायल में, बायोस्टैटिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स जो बायोस्टैटिक्स जो डिपार्टमेंट है उसमें भी ऐसे 111 ईच पोस्ट जो साइंटिस्ट वन कैडर का है उसमें निकला हुआ है। अब फिर से फार्माकोलॉजी में इसमें 2 सीट निकला हुआ है, दोनों ही जनरल कैटेगरी के। देन अब इसका एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। आप कुछ भी आपको कांटेक्ट करना है, आप एक बार एम्स के www.aimsexam.ac.in इसमें जाके आप देख सकते हो, उसमें आप क्वेरी रेज कर सकते हो और आप एग्जाम के एडमिट कार्ड और एग्जाम के लिए जो सूचना है वहां से आपको मिल पाएगा। तो धन्यवाद। सो इसके साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। तो जो इस वीडियो का मेन जो चीज़ है, अभी जो साइंटिस्ट कैडर का जो भी वैकेंसी है जो कि एम्स न्यू दिल्ली में आया है, वो उसके लिए था। तो आप इसके लिए अगर आप पर्टिकुलर आप चाहते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।